नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। देश में कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं वो लगभग 2 लाख को छूने वाले हैं, तो हम उसका भी विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा आप खबरदार की लेंस से खबरों को समझ लीजिए, देख लीजिए कि आज हम क्या क्या दिखाने वाले हैं आपको और आपके हिसाब से उस खबर का आकलन कैसे होना चाहिए। तो जो चिंताजनक खबर लगातार आती है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से ही आती है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। भारत और चीन के टकराव पर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। कई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आपको हम दिखाते हैं। एलएसी से हमारे पास नए वीडियो आए हैं और कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरें, इनके बारे में पूरी जानकारी बस थोड़ी देर में। भारत और चीन के टकराव को लेकर यह दावा भी किया जा रहा है कि चीन भारत सीमा में घुस आया है। ऐसे दावों का विश्लेषण जरूरी है क्योंकि बॉर्डर पर ऐसी स्थिति को लेकर अंदाजा लगाना खतरनाक होता है। अच्छी खबर यह है कि ओपन सोर्स मैप्स यानी सार्वजनिक तौर पर जो नक्शे उपलब्ध होते हैं, जो मैप्स उपलब्ध होते हैं, उनकी मदद से एक खुफिया एक्सपर्ट भारत और चीन के तनाव और उनकी गतिविधियों को ट्रैक कर रहा है और सोशल मीडिया पर नक्शों को मार्क करके जारी कर रहा है। इस एक्सपर्ट ने अपनी पहचान जाहिर नहीं की है, लेकिन इसके काम पूरी दुनिया में चर्चा पा रहे हैं। भारत और चीन के बीच चल रहे तनाव पर हमने इस खुफिया एक्सपर्ट से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आज तक की रिपोर्ट देश की आंखें खोल देगी। अच्छी खबर यह है कि WHO की एक इंटरनल रिपोर्ट, कुछ ईमेल और दस्तावेज लीक होने से चीन एक्सपोज हो गया है। लीक होने वाले ये दस्तावेज बताते हैं कि चीन ने कोरोना वायरस से जुड़ी अहम जानकारियां पूरी दुनिया से छिपाई हैं। WHO बार बार जानकारी मांगता रहा, लेकिन चीन ने यह जरूरी सूचना नहीं दी और इन्हें जारी करने में 7 से 10 दिन लगा दिए। इतना समय वायरस के लिए बहुत था। यह वायरस फैलता चला गया, पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचाई। ये पूरा मामला हम आपको समझाएंगे क्योंकि आपको ये जानने का अधिकार है कि किस वजह से लॉकडाउन की पीड़ा झेलने के लिए आपको मजबूर होना पड़ा। चिंताजनक खबर यह है कि भारत में कोरोना के मामले अब करीब 2 लाख हो गए हैं। भारत में कोरोना के एक्टिव केस यानी सक्रिय मामलों की संख्या दुनिया में 4थे नंबर पर है। यह अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। भारत ने गंभीर मरीजों के लिए रेमडेसिविर दवा के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। 24 घंटे में 8,171 मामले सामने आए हैं। पिछले 3 दिन से लगातार हर रोज 8,000 से अधिक केस सामने आ रहे हैं। लेकिन आश्चर्यजनक तौर पर भारत में रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। हर रोज 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन 4,000 रिकवर होकर डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है आपको बताएंगे। काम की खबर यह है कि भारत में कोरोना से होने वाली मौतों की दर कम है, लेकिन अब हम मॉनसून की तरफ बढ़ रहे हैं। आमतौर पर इस दौरान डेंगू मलेरिया के मरीजों की संख्या भी बढ़ जाती है। कोरोना काल में इस तिगुने संकट से कैसे निपटेंगे हम और आप, इसे लेकर मैंने डॉक्टर से बात करके एक रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिएगा जरूर। चिंताजनक खबर यह है कि अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र और गुजरात के तट से टकराने के लिए तैयार है। इसको देखते हुए मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। इस तूफान से निपटने की तैयारियों पर हमने रिपोर्ट तैयार की है और साथ ही आपको ये जानकारी भी देंगे कि तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं। और हैरानी होगी आपको कि निसर्ग तूफान का नाम बांग्लादेश ने रखा है। लेकिन सबसे पहले भारत और चीन की सीमा पर क्या चल रहा है, लद्दाख में क्या चल रहा है, वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार दोनों देशों की सेनाएं अपनी अपनी जगहों पर काबिज होकर टिकी हुई हैं, उससे बहुत सारे लोगों के मन में बहुत संशय आता है। संशय इसलिए भी आता है क्योंकि कई तरह की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो चीनी सेना है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत भीतर तक दाखिल हो गई है। राजनीतिक आरोप भी इस तरह के लग रहे हैं। इसकी हकीकत क्या है, इसका पूरा विश्लेषण हम आगे कर रहे हैं। लेकिन क्या क्या हुआ है, किस तरह की परिस्थितियां हैं, क्योंकि अभी तक डोकलाम से अगर हम एक पैरेलल के तौर पर देखें तो लगभग वैसा ही गतिरोध नजर आता है कि चीनी सेना खड़ी है, हमारी सेना खड़ी है, कोई अभी फिलहाल पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बार डोकलाम से अलग यह है कि चीन बहुत सधे हुए बयान दे रहा है, बहुत ज्यादा उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ये सारी कूटनीति और देश में चल रही राजनीति आपको सबसे पहले समझनी चाहिए। लद्दाख में एलएसी के पास भारत और चीन के सैनिकों की पेट्रोलिंग की ये तस्वीरें 5 मई के बाद की। 5 मई से भारत और चीन के बीच मौजूदा विवाद चल रहा है।
और ये तस्वीरें एक बार फिर इस बात की पुष्टि कर रही हैं कि भारत चीन सरहद पर लगातार तनाव बना हुआ है। विवादों को सुलझाने के लिए सेनाओं के डिविजनल कमांडर स्तर पर भारत और चीन में बातचीत हुई है। बातचीत में मेजर जनरल रैंक के अफसर शामिल हुए। बातचीत का नतीजा क्या रहा या क्या बात हुई, इसका ब्यौरा अभी सामने नहीं आया है। मेजर जनरल रैंक पर भारत चीन के बीच मौजूदा विवाद पर तीसरी बार बातचीत हुई है। ब्रिगेडियर और कर्नल स्तरों पर कई बार बातचीत हो चुकी है। चीन ने सरहद पर अपने सैनिकों को तैनात कर रखा है। जवाब में भारत को भी उतनी ही मजबूती से अपने सैनिक सरहद पर बढ़ाने पड़े हैं। हालांकि इस तनातनी के बावजूद चीन का विदेश मंत्रालय बार बार दोहरा रहा है कि सरहद की स्थिति बातचीत से सुलझाई जा सकती है। 目前中印边境地区的局势总体是稳定的、可控的。中印关于边界问题的外交、军事沟通渠道。 सरहद पर अड़ियल लेकिन कूटनीतिक बयानों में समझदारी का चीन का ये रुख क्या संकेत देता है, इसे समझने की कोशिशें हो रही हैं। इस बीच भारत चीन विवाद पर अमेरिकी दिलचस्पी एक बार फिर सामने आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि चीनी हरकतें चाहे वो भारत की सीमा में हो या हांगकांग में हो या दक्षिण चीन सागर में हो, ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की आदत का हिस्सा है। भारत चीन विवाद पर अमेरिकी नजर उनका चीन के खिलाफ कूटनीतिक दांव हो सकता है। तो इधर भारत के लिए एक बार फिर 2017 के डोकलाम विवाद जैसा अग्निपथ है। ऐसे मौके पर मोदी सरकार को चीन की चालों के साथ मुकाबला तो करना ही है, बल्कि अब तो राजनीतिक हमले भी शुरू हो गए। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गृह मंत्री अमित शाह का 25 अप्रैल 2014 का एक ट्वीट खोज निकाला। इस ट्वीट में अमित शाह ने लिखा था, जब भी चीनी सैनिकों का मन करता है तो चीनी सैनिक भारत की सीमा में घुस आते हैं और पिकनिक मनाते हैं। भारत सरकार कुछ नहीं करती। अमित शाह के 6 साल से ज्यादा पुराने ट्वीट पर सुरजेवाला ने लिखा कि क्या अब अमित शाह जवाब देंगे? पूर्व केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने भी यह कहकर सनसनी मचा दी कि चीनी सेना भारत में 40 से 60 किलोमीटर तक घुसपैठ कर चुकी है, जिस पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। Dangerous lie is being peddled by the apologists of this government that the line of actual control with China is a phantom, and so therefore there is no transgression by China into Indian territory. This is absolutely insidious, for the fact remains that China has intruded and occupied 40 to 60 kilometers of Indian territory. This is unfortunately becoming a pattern with the Congress party. During Balakot, they raised questions. They raised questions on Uri. Even when Doklam took place, at that time the Congress party kept raising questions while their president, Mr. Rahul Gandhi, was meeting an envoy from the country. Now again they are alleging all sorts of things. Why can't they trust the government and the armed forces, which will do what is necessary in India's interest? This is just politics and opposition for the sake of politics and opposition. बीजेपी सरकार पर भरोसा रखने की नसीहत दे रही है, लेकिन चीन के साथ बनी स्थितियों को लेकर कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दलों की उंगलियां भी उठने लगी हैं। 5000 से ज्यादा चीन के सिपाही इंडियन टेरिटरी पर कब्जा करके बैठे हैं। चाइना ने पहली मर्तबा इस तरह से एग्रेसिव तरीके से पांगसांग सू में और उस इलाके में अपनी फौज के साथ न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि वहां पर बंकर्स बना रहे हैं, वहां पर अपनी आर्टिलरी को लाकर रख दिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया मीडिया को कि वो चीन से बातचीत कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे, क्या बातचीत कर रहे हैं आप? बातचीत अगर कर रहे तो क्या बातचीत कर रहे? क्या आप इस बात को मानने को तैयार है या नहीं है कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर चुका है?
वैसे राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यहाँ ये नहीं भूलना होगा कि भारत ने न सिर्फ अपनी सैन्य शक्ति को लद्दाख सीमा पर लगाया है, बल्कि सरहद पर निर्माण के कामों में भी पीछे नहीं हटा है। चीन ने डोकलाम विवाद में माइंड गेम खेलने में मिली नाकामी पर 76 दिनों बाद अपने कदम पीछे खींचे थे। भारत न तब डिगा था और अब भी वही भरोसा दिया जा रहा है। मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। वैसे भारत की बहुत ही स्पष्ट नीति रही है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलें। देखो चन्नी वाला डर के भाग रहे। हैदराबाद से आशीष, दिल्ली से आनंद पटेल और मंजीत नेगी के साथ आशीष भल्ला, दिल्ली आज तक। देखा क्या बोला? देखिए, चीन का सामना करने का तरीका भी यही है कि चीन अगर कहीं पर आकर रुका हुआ है तो उसके सामने सैनिकों को डट कर रहना होता है, आंखों में आंखें डालकर, आंखें मिलाकर, एक कदम भी पीछे नहीं करना है। इसी तरह से डोकलाम में भारत ने पूरे मामले को हैंडल किया था और अब वही कोशिश की जा रही है। पर आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि अगर इतने सारे इल्जाम लग रहे हैं कि 40-50 किलोमीटर भारत की सीमा में यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके चीनी आ गए हैं, क्या सचमुच में उन्होंने यहां पर बंकर अपने बना लिए हैं? क्या भारत की जमीन पर उन्होंने आकर अपने आर्टिलरी जो हथियार हैं उन्हें सेट कर लिया है? दरअसल आजकल ऐसा नहीं है। अगर उस इलाके में आप जा नहीं सकते तो भी जो सैटेलाइट इमेज होते हैं वो सारी चीजें उपलब्ध होती हैं और एक ओपन सोर्स मैप कहा जाता है, यानी कि वो नक्शे जो सबको उपलब्ध हैं। अब उसके आधार पर कुछ दावा किया जा रहा है। दावा ये किया जा रहा है कि चीन अपनी ही सीमा के भीतर ये जमावड़ा कर रहा है सैनिकों का। मेरे सहयोगी शिव अरूर की ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। भारत और चीन का तनाव कम नहीं हो रहा और इस टकराव को लगभग 1 महीना पूरा होने को है। दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश भारत और चीन लद्दाख में एक तरफ एलएसी पर लॉक में बंधे हुए हैं। दोनों में से कोई ना तो आगे बढ़ सकता है और ना ही पीछे हट सकता है। इस दौर में चीन भ्रम फैलाने वाली फेक न्यूज फैला रहा है और इसके जवाब में भारत शांत रहकर अपनी तैयारी कर रहा है। और इस घटनाक्रम पर पूरी दुनिया की नजर है। खास तौर पर आसमान से विवादित इलाके की जो तस्वीर मिल रही है उनसे बहुत कुछ समझा जा सकता है। अब तक जिस तस्वीर को सबसे ज्यादा देखा जा रहा है और जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ये तस्वीरें हैं और इन्हें एक ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एक्सपर्ट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये व्यक्ति जो भी हैं अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहते। वो ट्विटर पर खुद को डेटरेस्फा कहता है। इस व्यक्ति का असली नाम, लोकेशन और तमाम दूसरी जानकारियां छिपी हुई हैं और इसकी वजह साफ है क्योंकि ये शख्स एक ऐसे संवेदनशील विषय पर जानकारियां पोस्ट कर रहा है जो दुनिया के 2 शक्तिशाली देशों और उनकी तमाम खुफिया एजेंसियों से जुड़ी हुई है। सैटेलाइट से मिलने वाली तस्वीरों और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स को जोड़कर यह शख्स जानकारियां शेयर करता है। डेटरेस्फा के ट्विटर हैंडल से हर रोज जारी की जाने वाली तस्वीरों में जबरदस्त जानकारियां हैं। इस खुफिया एक्सपर्ट ने भारत और चीन की सेनाओं के टकराव पर सटीक अपडेट दिए हैं और उनके द्वारा जारी की गई हर तस्वीर में कमाल की डिटेल रहती है। ये तस्वीर हॉट स्प्रिंग्स इलाके में चीनी सैनिकों की तैनाती की है। ये लद्दाख के तनाव के 4 पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। ये तस्वीर जिसमें चीन की नाव की गतिविधि नजर आ रही है, ये जगह है पेंगोंग झील और नावों की ये गतिविधि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच तनाव वाली 4 जगहों में से एक के काफी नजदीक है। ये तस्वीर भी वायरल हो चुकी है जिसमें भारत पेंगोंग त्सो और गोगरा के पास अपनी फोर्स को बढ़ा रहा है और ये सब कुछ चीन की हरकतों के जवाब में हो रहा है।
इसके अलावा एक चर्चित तस्वीर ये भी है जिसमें चीन की सैन्य गतिविधियां दिख रही हैं। इसमें चीन की यूनिट्स बेस एरिया पेंगोंग त्सो के फिंगर 4 और फिंगर 5 के ऊपर की ओर जाती दिखाई दे रही हैं। और ये नई तस्वीरें हैं जो भारत की गोगरा पोस्ट के पास बड़े पैमाने पर चीन की गतिविधियों को दिखाती हैं। सैटेलाइट तस्वीरों और रिपोर्ट्स की मदद से यह साफ हो जाता है कि हालात क्या हैं। डेट्रेस्फा नामक एक अज्ञात व्यक्ति की तस्वीरों और इसके काम की पूरी दुनिया ने गंभीरता से लिया है। इस खुफिया एक्सपर्ट ने आज तक और इंडिया टुडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का काम करने वाले सक्रिय एक्सपर्ट हमेशा अपनी पहचान को लेकर बड़े सतर्क रहते हैं। इसलिए अब तक इन तस्वीरों के पीछे की आवाज सामने नहीं आ रही थी, लेकिन अब यह आवाज सामने आ गई है। हमने इस एक्सपर्ट से पूछा कि लद्दाख में क्या चल रहा है, इस वक्त वहां की परिस्थितियां क्या हैं। Chinese military has always presented a fait accompli, infrastructure-wise to India. They go in and do things and create facts on the ground, the way Israelis do in the West Bank. They have been building up capacity along the line of actual control as well. However, I think India's reciprocal infrastructure measures caught them by surprise. They never expected India to turn their own playbook against them. Interestingly, when you put images of days in sequence together and cycle through, you end up seeing how both sides matched forces almost mirroring each. इस एक्सपर्ट ने हमसे कहा कि उसके नक्शों पर ऐसे कई निशान हैं जो भारत और चीन दोनों की तरफ सैन्य साजो सामान और हथियारों की तादाद बढ़ाने की ओर इशारा करते हैं। इस खुफिया एक्सपर्ट ने यह भी बताया कि चीन बहुत तेजी से अपने बॉर्डर रोड्स के जरिए सेना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है और बड़े पैमाने पर सेना को इकट्ठा कर सकता है। यह अपने आप में बड़ी शक्ति है, लेकिन मौजूदा संदर्भ में दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने बराबरी से खड़ी हैं। शिव अरूर, आज तक। चीन भी अच्छी तरीके से समझता है कि भारत एक ऐसा देश नहीं है जिससे वो उलझ सके। 62 की बात भले ही वो कर ले, लेकिन 62 की धमकी आज काम नहीं आ सकती है। और इस सब के बीच तिब्बत का जो मामला है वो भी चीन अच्छी तरीके से जानता है कि वो कितना कमजोर है उस मामले में। अब तिब्बत जो क्षेत्र है उसके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत सही बात कही है। उन्होंने कहा कि दरअसल ये जिस सीमा को लेकर विवाद हो रहा है वो तो भारत और तिब्बत के बीच की सीमा है, उसमें चीन का तो कोई लेना देना नहीं। तो भारत अगर प्रमुखता से तिब्बत के मामले को सुलझाने की कोशिश करे तो चीन वाले बॉर्डर की समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। मौजूदा हालात जो इस समय बने हुए हैं उस हालात में तिब्बत का स्टैंड क्या है? पहले रोहित जी, आपका वो आज का दंगल में आने को मिला उसको मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूं। परम पावन दलाई लामा जी ने अभी तक यही कहा है कि तिब्बत को जोन ऑफ पीस, शांति का क्षेत्र बनाना चाहिए और जितना भी सीमाना है उसको सैन्य कारण से मुक्त डिमिलिटराइज करना चाहिए। वो होंगे तो फिर भारत और चीन के बीच शांति होंगे। जो हम परम पावन दलाई लामा जो कह रहा है वो इतिहास के अनुसार जब तिब्बत और भारत के बीच का सीमाना था उसमें सैन्यकरण का मुक्त पहले से ही था, शांति का सीमाना था, वो होना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। लेकिन इस बात को लेके तो सवाल उठे ना, कुछ दिन पहले विवाद भी हो गया कि दलाई लामा तो कुछ बोल ही नहीं रहे। इतना कुछ हो जा रहा है सरहद पर, इतना कुछ बातचीत हो जा रही है दोनों देशों के बीच में, लेकिन दलाई लामा भी चुप थे और आप भी चुप थे, क्यों? हम चुप कभी भी नहीं थे। परम पावन दलाई लामा जी ने 60 साल तक ये अभी तक कहते रहा है, लेकिन हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है, क्योंकि हम मानते हैं कि लद्दाख है, अरुणाचल है, सिक्किम है, ये सब भारत का हिस्सा है। हम सिक्किम भी गए, लद्दाख भी गए, अरुणाचल भी गए हैं। जब भी हम जाते हैं वहाँ पे भारत सरकार के परमिशन लेके जाते हैं और भारत सरकार के गेस्ट से, ऑनर गेस्ट होके परम पावन दलाई लामा जी तीनों जगह में गए हैं और यही मानते हैं। तो हम तो 60 साल से कह रहे हैं। अब आपको हम एक ऐसी खबर दिखाते हैं जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये जो खबर है ये जुड़ी हुई है चीन और WHO के बीच जो बातचीत चलती थी, जो मेलबाजी चलती थी, जो सवालों के जवाब मांगे जाते थे। अब ये बातें धीरे धीरे सामने आ रही हैं
और इन बातों को अगर आप देखिएगा तो आपको सीधे तौर पर समझ में आएगा कि आपकी जो अब तक की पीड़ा है वो शायद कम हो सकती थी अगर चीन ने उस समय कोऑपरेट कर लिया होता, डब्ल्यूएचओ के साथ डब्ल्यूएचओ के सवालों के जवाब दे दिए होते। तो ये सारी चीजें किस तरीके से सामने आ रही हैं वो भी देखिए। डब्ल्यूएचओ की एक इंटरनल रिपोर्ट है। कुछ ईमेल और दस्तावेज लीक होने से चीन बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। लीक होने वाले ये दस्तावेज बताते हैं कि चीन ने कोरोना वायरस से जुड़ी अहम जानकारियां सबसे छुपाई और यहां तक कि डब्ल्यूएचओ भी बार-बार जानकारी मांगता रहा, लेकिन चीन ने यह जरूरी सूचना नहीं दी और इन्हें जारी करने में 7 से 10 दिन लगा दिए। इतना समय वायरस के लिए बहुत था। यह वायरस फैलता चला गया और इसने पूरी दुनिया में भयंकर तबाही मचा दी। यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब ट्रंप लगातार ये कहते रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ और चीन मिलकर कोरोना संक्रमण की जानकारियां छुपाते रहे। ट्रंप डब्ल्यूएचओ से रिश्ते तोड़ने की घोषणा कर चुके हैं और कह चुके हैं कि अमेरिका डब्ल्यूएचओ को $45 करोड़ नहीं देगा। दूसरी तरफ डब्ल्यूएचओ इन आरोपों की स्वतंत्र जांच के लिए राजी है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ये कह रहे हैं कि उन्होंने डब्ल्यूएचओ को सारी जानकारियां एकदम सही समय पर दी हैं और जिनपिंग ने कोरोना से लड़ने के लिए $2 अरब की सहायता राशि देने की कसम भी एकदम सही समय पर खाई है। दस्तावेजों में दबा कड़वा सच क्या है ये आप खुद देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाते रहे हैं। वो डब्ल्यूएचओ को चीन की कठपुतली बता चुके हैं। अमेरिका इसी आधार पर डब्ल्यूएचओ से सारे रिश्ते तोड़ चुका है। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो ये बताते हैं कि चीन डब्ल्यूएचओ का भी सगा नहीं है। चीन ने डब्ल्यूएचओ से और पूरी दुनिया से बहुत सारी जानकारियां छिपाई हैं। एसोसिएटेड प्रेस को जो दस्तावेज मिले हैं उनमें कई ईमेल, चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेज और कोरोना मरीजों और उनका इलाज करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के इंटरव्यू शामिल हैं। इन ईमेल्स से यह पता चला कि भले ही डब्ल्यूएचओ ने सार्वजनिक रूप से चीन की आलोचना नहीं की, लेकिन संस्था लगातार चीन से न सिर्फ डेटा मांग रही थी बल्कि उसे शक था कि चीन सारा डेटा उसे नहीं दे रहा। इस बारे में डब्ल्यूएचओ के अधिकारियों और चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच ईमेल के जरिए कई बार संवाद हुआ। डब्ल्यूएचओ ने अपने एक मेल में स्पष्ट रूप से लिखा है कि चीन की वजह से वैक्सीन रिसर्च की शुरुआत करने में देरी हो गई। चीन ने कोरोना वायरस का जीनोम 11 जनवरी को छापा था, जो कि एक हफ्ते लेट था। चीन की 3 सरकारी लैब्स रिसर्च पूरी कर चुकी थी। वायरस के पूरे जेनेटिक कोड का सीक्वेंस तैयार कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद भी ये जानकारियां छिपा कर रखी गईं। कोरोना वायरस के जीनोम को 2 जनवरी को डिकोड कर लिया गया था और 30 जनवरी को डब्ल्यूएचओ ने इमरजेंसी घोषित की थी। तब तक इस वायरस का संक्रमण 100 से 200 गुना फैल चुका था। इस दौर में एक हफ्ते से लेकर 10 दिन की देरी कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी तरह से फैलाने के लिए काफी थी। यहाँ चीन सरकार और वहाँ के प्रशासन की कारस्तानी देखिए। दिसंबर के आखिर में वहाँ के डॉक्टरों ने एक अलग तरह के निमोनिया के लक्षण देखे और चीन की कमर्शियल लैब्स को सैंपल भेजे। 27 दिसंबर तक विजन मेडिसिन नाम की एक कंपनी ने इसे नए वायरस के जीनोम को काफी हद तक जोड़ लिया था। यह पता चल गया था कि कोरोना वायरस सार्स से मिलता जुलता है। इस कंपनी ने वुहान के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इसके बाद कुछ आंतरिक आदेश जारी होते रहे। 30 दिसंबर को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में शी जेंगली नामक मशहूर वायरोलॉजिस्ट को इस बीमारी के बारे में सूचना दी गई और 2 जनवरी तक शी जेंगली उर्फ पैट वुमन ने इस वायरस के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। इसके बाद चीन इस जानकारी पर कुंडली जमा कर बैठ गया। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने एक सीक्रेट नोटिस जारी किया जिसमें सख्त आदेश थे कि ये लैब्स वायरस के बारे में किसी तरह की जानकारी सार्वजनिक न करें। यही वजह है कि ट्रंप चीन के पीछे पड़े हुए हैं। China's cover-up of the Wuhan virus allowed the disease to spread all over the world, instigating a global pandemic that has cost more than 100,000 American lives and over 1 million lives worldwide.
Chinese officials ignored their reporting obligations to the World Health Organization. ट्रंप ने WHO से रिश्ता तोड़ने की बात कही थी। China has total control over the World Health Organization, despite only paying $40 million per year, compared to what the United States has been paying, which is approximately $450 million a year. We have detailed the reforms that it must make and engage with them directly, but they have refused to act. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization. ट्रंप के इस हमले के बाद से WHO रक्षात्मक हो गया है, क्योंकि उसे अमेरिका से हर साल सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। WHO और चीन पर यह खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब दोनों पर ही पूरी दुनिया सवाल उठा रही है। इसके बाद चीन पूरी तरह विलन बनेगा, जबकि WHO के लिए ये एक तरह से डैमेज कंट्रोल है। WHO के डायरेक्टर जनरल ने अमेरिका से रिश्ते खत्म न करने की अपील भी की है। आगे इस खुलासे को लेकर कुछ नाटकीय भी हो सकता है और ये इस बात पर निर्भर होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस खुलासे पर क्या कदम उठाते हैं। आज तक ब्यूरो। इस समय की एक बहुत बड़ी खबर आपको दे देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बातचीत हुई है। बातचीत G7 को लेकर, जिसे लेकर ट्रंप बार बार ये कह रहे थे कि G7 में भारत समेत 4 और देशों को शामिल करके उसे G11 के तौर पर करना चाहिए। लेकिन इस मुद्दे पर अब आधिकारिक तौर पर बातचीत हुई है और उससे भी बढ़कर यह कि चीन के मुद्दे पर भी, जो LAC पर चल रहा है, उस मुद्दे पर भी बातचीत हुई है। ऐसी खबरें आ रही हैं हमारे सामने। इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बताएं क्या क्या बात हुई है? देखिए श्वेता, सबसे बड़ी बात यह है कि G7 के लिए निमंत्रण दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और ये कहा गया है कि वो आए और अटेंड करें। साथ ही साथ जो कोविड को लेकर सिचुएशन बनी हुई है भारत और अमेरिका में, दोनों नेताओं के बीच में, उसको लेकर बातचीत हुई। LAC पे जो चाइना और भारत के बीच में तनाव है उसको लेकर बातचीत हुई और साथ ही साथ WHO को लेकर भी बातचीत हुई है और उसमें किस तरीके से और सुधार लाया जा सकता है। इन सब विषयों को लेकर दोनों विश्व के बड़े नेताओं के बीच में बातचीत हुई है। तो ये कहा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर रिश्ते, और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ये कहते रहे हैं कि वो मध्यस्थता करने के लिए तैयार है भारत और चाइना के बीच में, और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई है। लेकिन आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत हुई है, ये खुद भारत सरकार की तरफ से कहा गया है। जी, चूंकि जब पिछली बार ट्रंप ने ऐसा कहा कि मोदी जी से उनकी बातचीत हुई और वो उनको बहुत ज्यादा खुश नहीं दिखे, तब अमेरिकन प्रशासन के लिए बड़ा एम्बैरेसमेंट भी हो गया था कि भारत के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तो उनकी पिछले कई महीनों में बातचीत ही नहीं हुई थी। लेकिन आज जब ये बातचीत हुई तो हम ज्यादा ये समझें कि अमेरिका की तरफ से एक टोह लेने की कोशिश हुई है कि भारत का रुख क्या है और किस तरह की स्थिति है, या इस तरह की भी कुछ खबरें आ रही हैं कि मुमकिन है उन्होंने फिर से प्रस्ताव दे दिया हो कि मैं बात करना चाहता हूं, मध्यस्थता करना चाहता हूं, जो बार बार ट्रंप हर मंच से दोहराते हैं। देखिए, मध्यस्थता वो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये बात शायद आज नहीं हुई है, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है और उसमें G7 को लेकर बातचीत हुई है। कोरोना का जिस तरीके से कहर न सिर्फ भारत और अमेरिका में है और पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसको लेकर बातचीत हुई है। उससे किस तरीके से बाहर निकला जा सकता है, उसको लेकर बातचीत हुई है। LAC भारत और चाइना के बीच में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर विवाद बढ़ा है, उसको लेकर बातचीत हुई है। WHO को लेकर बातचीत हुई है और तमाम किस तरीके से जो है आगे बढ़ा जाएगा, इन सब विषयों पर बातचीत हुई है। लेकिन मध्यस्थता को लेकर भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल कोई इस तरीके की बातचीत नहीं की कि अमेरिका की तरफ से मध्यस्थता का कोई प्रस्ताव है भारत और चीन के बीच में। लेकिन इतना तो समझ में आता है कि चीन से जिस तरह के रिश्ते चल रहे हैं अमेरिका के, वो भी चाहता है इसमें कि भारत जैसा परिपक्व देश इस क्षेत्र में कम से कम इस तरह का उसका एक साझेदार रहे जो चीन की चालाकियों को एक चेक के तौर पर रखे। तो अमेरिका चीन के संदर्भ में कोरोना को लेकर भी जिस तरह से वहां से बयान आते रहे, या WHO को लेकर जिस तरह से उसकी तरफ से बयान आते रहे चीन के परिप्रेक्ष्य में, अमेरिका जाहिर है पूरी तरीके से चाहता है कि भारत उसका एक बहुत अहम साझेदार रहे। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल अमेरिका ये जरूर चाहेगा कि भारत जिस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक बड़ी शक्ति के रूप में जाना जाता है, और भारत के लिए ये कहा जा सकता है कि चाइना के बाद अगर कहीं इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है तो वो भारत है, और अमेरिका उसको देख भी रहा है और विश्व के अन्य देश भी देख रहे हैं। और इसलिए अमेरिका चाहता है
कि भारत के साथ उसके रिश्ते जो है वो बिल्कुल मधुर संबंध वाले रहे। और चाइना के साथ जिस तरीके से उनका कंसल्टेशन चल रहा है और इधर से भारत और चाइना के बीच में कंसल्टेशन है, अमेरिका जरूर चाहता है कि भारत और अमेरिका जो है वो एक साथ एक मंच पे दिखाई दे और दोनों के विचार एक जैसे ही दिखाई दे। ये कोशिश अमेरिका की तरफ से है, लेकिन भारत की तरफ से जो है ये कहा जा सकता है कि वो अभी इस पूरी स्थिति को देख रहा है कि किस तरीके से अमेरिका और चाइना के भी रिश्ते हैं। लेकिन G7 के विस्तार की जिस तरह से बात कर रहा है अमेरिका और वो चाहता है कि भारत उसमें रहे, क्या हम माने कि भारत अपनी तरफ से हामी भर चुका है या फिर अब अमेरिका का चूंकि अब आधिकारिक प्रस्ताव आया है, भारत अब सोचेगा? देखिए, बिल्कुल आधिकारिक प्रस्ताव जो है वो अमेरिका की तरफ से दिया गया है। G7 को एक्सटेंड करने की बात हो रही है, उसको G11 किए जाने की बात चल रही है। अब भारत उस पर जरूर विचार करेगा और अमेरिका की तरफ से क्योंकि प्रस्ताव आया है तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अब विचार करने के बाद अपना फैसला जरूर जो है वो G7 के जो ऑर्गेनाइजर है उनको और यूएस के जो माफ कीजिएगा राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको जरूर बताएगा। लेकिन एक बड़ी तरीके से अगर देखा जाए तो भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत है कि G7 को बढ़ाकर जब G11 किया जा रहा है और उसमें सबसे पहले अगर किसी को इन्विटेशन दिया जा रहा है तो भारत को दिया जा रहा है। और ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूटनीति है वो एक सफल होती दिख रही है इसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु मिश्रा हमसे बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ और उसमें G7 को लेकर न्योता और चीन के साथ भी बातचीत। और जानकारी के साथ हमारी सहयोगी गीता मोहन भी इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। गीता, G7 का विस्तार, उसको एक्सपैंड करने के बाद भारत को एक इन्विटेशन देना और साथ ही चाइना को लेकर एक तरह से बातचीत अगर हम अमेरिका के साथ देखें भारत की, क्या संकेत? तो भारत वैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा था G7 स्टेट्स के साथ। पिछले साल फ्रेंच प्रेसिडेंट ने भी न्योता दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गए थे G7 में स्पेशल गेस्ट के तौर पे। इस बारी जब G7 का एक्सपेंशन हो रहा है और वो प्रपोजल खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है तो फिर ये जरूरी था कि भारत उस G7 एक्सपैंडेड ग्रुप में जरूर हो। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल था दोनों लीडर्स के बीच में, जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने न्योता फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे रखा है, न केवल अटेंड करने के लिए लेकिन एक G7 एक्सपैंडेड ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए। सो बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा वो है जो इंडिया चाइना बॉर्डर पे हो रहा है, वो सिचुएशन को डिस्कस किया दोनों लीडर्स ने। हम ये जानते हैं कि ये पहला कॉन्वर्सेशन होगा जहां एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप बोल रहे थे कि उन्होंने बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, वो पहले नहीं हुआ था लेकिन अब हुआ है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जरूर बताया होगा ट्रंप को कि ये बायलैटरल मामला है और बायलैटरली ही रिजॉल्व होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गीता इस पूरी बातचीत के लिए। गीता मोहन भी ये जानकारी दे रही हैं कि चीन के बारे में अपडेट तो भारत ने मुमकिन किया हो लेकिन किसी भी तरह की मध्यस्थता भारत ने कभी किसी मामले में किसी तीसरे देश से स्वीकार की ही नहीं।